बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक सब्जेक्ट के लिए। तो बच्चों, अभी रिसेंट में आपका जो हिंदी का प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2022-23 के सेशन के अकॉर्डिंग 28 दिसंबर 2022 को, ठीक है। और ये आपके 12th के जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं, उनके लिए आखिरी प्री बोर्ड एग्जाम भी है, ठीक है। तो इस दिन के पेपर के लिए इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को बच्चों सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको आपके प्री बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और ये पेपर याद रखिएगा, आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही ये पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें तो इस पेपर को दोबारा से एज ए प्रैक्टिस जरूर दिखेगा, ठीक है। शुरुआत करेंगे। देखिए, वैसे तो आप सभी को पेपर का पैटर्न पता ही होगा, लेकिन कुछ बच्चे न्यू होते हैं जो पेपर पहली बार देख रहे होते हैं, तो उनके लिए पेपर का पैटर्न मैं दोबारा समझा देता हूँ। आपके पेपर का समय 3 घंटे रहेगा, यानी कि पेपर करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे आपको। अधिकतम अंक आपके पास इस पेपर के 80 होंगे, यानी कि वेटेज 80 होंगे। अब आपका ये जो पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइड है, दो सेक्शन में डिवाइड है। एक है खंड नंबर आ और एक है खंड बा। खंड आ में टोटल 48 वास्तुपरक, वास्तुपरक का मतलब है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, 48। लेकिन इसमें से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन में सेकंड वाला है ना, उसमें आपको एक काव्यांश अथवा में दिया गया है 8 मार्क्स, ठीक। उसके बाद खंड बी में आएंगे वर्णात्मक प्रश्न, जिसमें आपको रचनात्मक लेख, अव्यक्ति माध्यम वाले क्वेश्चन आंसर, फिर आपकी सैपसंग व्याख्या, काव्यांश की सैपसंग व्याख्या, गद्यांश की सैपसंग व्याख्या, अंतराल किताब के क्वेश्चन आंसर, ये सभी आए, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे बच्चों कि ये जो आपका पेपर है इसे हम दो पार्ट में कवर अप करेंगे। आज की इस वीडियो में हम खंड नंबर आ यानी कि ये जो हमारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, इन सभी को आज के इस पार्ट 1 में हम कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट 2 जो रहेगा, ठीक है, पार्ट 2 का लिंक आपको यहाँ पे मैं आई बटन में दे दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इस वीडियो का जो टाइटल है उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 2 का, वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और पार्ट 2 वैसे भी ऑलरेडी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, आज शाम को ही जहां तक होगा, ठीक है। तो ये हमारे पेपर का पैटर्न था। तो एक बार हम देखेंगे। पहले तो सेक्शन नंबर आज जो है हमारा, आप देख सकते हैं वास्तुपरक प्रश्न है इसमें से। देखिए, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड होगा, ये दोनों क्या रहेंगे, आपठित रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली आपके हर एक पेपर में अलग ही आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। मैं आपको आपका पेपर दिखा देता हूँ किस तरीके का आएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, पहला जो रहेगा वो आपका 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इस तरीके का आपका एक गद्यांश रहेगा, थोड़ा काफी बड़ा है, तकरीबन 500-600 पेज का, पेज नहीं बल्कि वर्ड है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो है वो आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे एमसीक्यू वाले, ठीक है। तो ये रहे आपके 10 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, इजीली आप देख सकते हैं, ओके। तो और जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन में हमसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 काव्यांश, ठीक है। एक-एक मार्क्स से 8-8 क्वेश्चन होंगे, एक-एक काव्यांश में 2 काव्यांश है, लेकिन हमें एक काव्यांश का आंसर है, ठीक है। तो पहला काव्यांश आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका पहला काव्यांश है, ठीक है। ये आपका जो बोर्ड का काव्यांश है ना, वही मैंने ले लिया है, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन वो सभी अलग है, ठीक। अब ये 8 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके यहाँ पे। देन आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो अथवा वाला है, ये आपका इस तरीके के हो जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला। और फिर आगे चलेंगे, यहाँ पे आप देख पाओगे कि क्वेश्चन आपके इस तरीके से आपसे पूछे, ठीक है। तो मैं अभी आपको पेपर का पैटर्न दिखा रहा हूँ, ये आपका कैसा होगा, ठीक है। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो शुरू होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। तो अब मैं सभी बच्चे से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी बच्चे इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो भी बच्चे इस वीडियो में आ चुके हैं, वो सभी क्या करें कि जो क्वेश्चन बेसिकली अभी हम सभी क्वेश्चन क्या करेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं पूरी ही वीडियो में। तो सभी बच्चे हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की जरूर कोशिश करें, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे क्वेश्चन का आंसर भी कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो शुरुआत करेंगे हम इस तरीके से कि पहला जो क्वेश्चन 3 है, इसमें देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 1 into 5 यानी 5 मार्क्स के हैं, एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मक हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे डैश कहा जाता है। यानी कि आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो ये एक ऐसी घटना है जिसमें पात्र हो या फिर कोई समस्या हो, उसका एक क्रम के अनुसार ब्यौरा देते हैं। अब इस ब्यौरे में पूरी की पूरी जो कहानी टाइप में होता है ना, तो उसमें परिवेश होता है, द्वंद्व होता है, एक क्रम का विकास होता है और उसमें चरम उत्कर्ष भी होता है।
तो ये जो विशेषता है, ये विशेषता किसके बारे में है? कहानी के बारे में, नाटक के बारे में, समाचार या फिर रिपोर्ट के बारे में? तो आप सभी को इसका आंसर जहां तक है पता ही होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, कहानी को कहते हैं। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, जिन बच्चों ने पहला आंसर दिया उनका राइट है। खा दिया हुआ है, समाचार पत्र की अपनी आवाज किसे माना जाता है? ठीक है, तो आप सभी को 99% बच्चों के इस क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा कि संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को समाचार पत्र की आवाज माना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा, तीसरे का गा जो रहेगा, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक तो होगा कि आपको कथन दिए रहेंगे और फिर आपको विकल्प चुनने होंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो आपका हो सकता है कि आपसे अविकथन और कारण वाला पूछेगा। ठीक है, तो यानी कि जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग रहेगा, याद रखिएगा। ओके, वेल, यहाँ पे देखेंगे तो हमें कथन दिए गए हैं। अब इन कथनों के आधार पे हम पहले पढ़ेंगे फिर हम समझेंगे। तो पहला दिया हुआ है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में जो मुद्रित यानी कि प्रिंट माध्यम है, ये सबसे पुराना माध्यम। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले अगर जनसंचार माध्यम की अगर हम शुरुआत करें तो जो आधुनिक माध्यम है उसमें जो मुद्रित माध्यम है वो सबसे पुराना है। साथ ही अब इस मुद्रित माध्यम में हम समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सभी देखने को मिलती है हमें। ठीक है, तीसरा कि मुद्रण जो था, ये जो आधुनिक मुद्रण की प्रक्रिया जो थी, ये सबसे पहले चीन में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद फिर जर्मनी पहुंची, तो जर्मनी में एक छापाखाना खोला गया था, गुटेनबर्ग ने एक छापाखाना खोला। ठीक, बात करें भारत की, तो भारत में 1556 में गोवा में सबसे पहला छापाखाना खोला गया। इसका जो प्रयोग है यानी कि मुद्रित माध्यम का जो प्रयोग है, इसका उपयोग मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए किया था। ठीक है, ये जो गोवा के पहले छापेखाने का था, इसका उपयोग मिशनरी यानी कि जो धर्म प्रचारक थे, इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये जो छापाखाना था इसका उपयोग करना शुरू किया था। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारे सभी के सभी कथन यहाँ पे राइट है। ठीक है, तो अब आप सभी समझ गए होंगे कि हमें इसमें से कौन सा विकल्प चुनना होगा। वेरी गुड, विकल्प नंबर है 3। 1 2 3 4 5, 4 5 और कथन हमारे राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बच्चों। फोर्थ में पूछा गया है, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या है? दैट मीन्स आप जब नाटक देखते हैं तो उसमें आपको क्या सबसे जरूरी लगता है, क्या सबसे सशक्त माध्यम है उसका? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर क्या है, वो उसे हम कहते हैं संवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। ठीक है बच्चों, अब ये वाला जो क्वेश्चन है पांचवा, जहां तक मुझे लगता है 99% बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है वो किताब खोल के देखते ही नहीं है, अव्यक्ति वाली। ठीक है ना, अव्यक्ति और माध्यम वाली जो आपकी किताब है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को लगता है क्वेश्चन नहीं आते। देखिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, 5 एमसीक्यू तो यहाँ पे आपके आ गए। ठीक है, फिर आपके 3-3 मार्क्स के वहां पे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं खंड बा में। ठीक है, तो 12 प्लस में 5 17, और 5 मार्क्स का आपका आता है रचनात्मक लेखन, यानी कि टोटल जो है अव्यक्ति माध्यम वो आपकी 22 मार्क्स की आती है पेपर में। ठीक है, यानी कि अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो 1/4 कंट्रीब्यूशन है आपके अव्यक्ति माध्यम की किताब का इस पेपर में। ठीक है ना, तो उसको बड़े अच्छे से पढ़ा कीजिए। ठीक, चलिए ये तो एक सजेशन हो गया। पांचवा देखिए, प्ले विद द वर्ड्स, यानी कि वर्ड के साथ में खेलना। तो कविता लेखन में सबसे पहले शब्दों से खेलना सीखना होता है। यदि आपको कविता लेखन सीखना है तो सबसे पहले शब्दों से खेलना सीखें, और शब्दों से खेलने सीखने के लिए आपको हर एक शब्द के अर्थ की परत खोलनी होगी। ठीक है, ताकि आप शब्द की भावना को, संवेदना को समझ सकें। तो ये जो कथन है प्ले विद द वर्ड्स, ये वक्तव्य, ये कथन, ये परिभाषा किस व्यक्ति की है? W.H. आर्डिन, H.W. आर्गन, प्लेटो या फिर अरस्तु? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से जल्दी, क्या हो सकता है? वेल, आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, W.H. आर्डिन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए जो भी अभी हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर थर्ड से। ओके बच्चों, वेल, देखिए मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं कि आप अपनी इस किताब की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि 22 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। कितने मार्क्स के बच्चों? 22 मार्क्स के, याद रखें इस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमारे सामने, हमसे इसमें से निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही उत्तर वाले विकल्प चुनें। ठीक है, एक मार्क्स के टोटल 6 एमसीक्यू। यहाँ पे आप देख पाओगे ये बेसिकली नागमती के बारे में है यहाँ पे। ठीक है, अगहन मास देवगटा निसी बड़ी। ठीक है, यानी कि 12 मासा के संबंध। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला क्या पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सा, कि उपरोक्त पंक्तियों के कवि तथा कविता की पहचान कीजिए। तो कविता मैंने अभी आपको बताई दी है, कौन सी है?
बारहमासा है। तो सिंपल सी बात है भाई, कवि कौन होंगे बारहमासा के? कवि कौन है? बारहमासे के कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, पहला वाला राइट है। ठीक है बच्चों, अब इसी का सेकंड क्वेश्चन समझेंगे। तो सेकंड में हमसे पूछा गया है नायिका विरह में किसके समान हो गई है? आप सभी को पता है कि नायिका जो है वो अपने पति के विरह में बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही है। तो जब नायिका विरह में, अपने पति के विरह में एक होता है ना कि आकार टाइप में या फिर कुछ संज्ञा उसे दे दी जाती है, तो वो किसके समान हो गई थी? लकड़ी, नहीं लड़की लिखा हुआ है, हाँ लड़की, शंख, फूस या फिर जर्जर। ठीक है, तो कई बच्चों का इसका आंसर पता है क्या लगता होगा? ये तीसरा और चौथा, फूस या फिर जर्जर, बट ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो ये शुरुआत में ही दिया हुआ है कि नायिक, चैप्टर नहीं बेसिकली पोयम है, तो नायिका जो थी वो अपने पति के विरह में सूख कर शंख के समान हो गई। ठीक है, दूसरा वाला हमारा सही है। ठीक है ना? वेल, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा गया है। नागमती की विरह दशा के बारे में सही नहीं है, यानी कि इनमें से नागमती की जो विरह दशा है उसके बारे में एक कथन सही नहीं है। सबसे पहला, नागमती के पति जो है वो परदेश गए हुए, बिल्कुल राइट। नागमती को इस अघन मास में ये जो साज श्रृंगार होता है ये कष्टप्रद लगता है, बिल्कुल ठीक है। नागमती अपने पति के वियोग में लकड़ी, गलत गलत, ये गलत है, लकड़ी के समान नहीं हुई है। ठीक है, ये गलत है। और चौथा है कि नागमती को विरह रूपी अग्नि अंदर ही अंदर जला रही है, तो ये भी राइट। अब आप समझ गए कौन सा गलत है? तीसरा वाला हमारा यहाँ पे गलत है, जो कि नागमती की विरह दशा के बारे में यहाँ पे सही नहीं। ओके बच्चों, ये गलत हो जाएगा। वेल, क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको उस काव्यांश के जो कवि हैं उसके संबंध में पूछा जाए। जैसे कि पूछा गया हमसे मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख काव्य कृतियों में शामिल है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो काव्य कृतियां हैं, उनके जो काव्य लेखन है, उनके संबंध में कौन सा इसमें से सही है? ठीक है, वेल, जिन बच्चों को पद्मावत के बारे में पता है तो वो बच्चे पहला आंसर लगा के आ जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे पद्मावत भी इसमें शामिल है, अखरावट भी शामिल है, आखिरी कलाम भी शामिल है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आया है ट्विस्ट। क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो अब आपका अभिकथन और कारण वाला आ गया। ठीक है, अभी तक आपने हिंदी नहीं, हिंदी में नहीं बल्कि पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल, इको, इन सभी में देखा था अभिकथन कारण। ठीक है, लेकिन अब हिंदी में भी आएगा आपका अभिकथन और कारण का। ठीक है, ध्यान से समझिए। अभिकथन हमारा ये कहता है कि नागमती के लिए अघन मास कुछ भी राहत नहीं देता क्योंकि उसके पति परदेश गए हुए। बिल्कुल ठीक है। आगे, नागमती के लिए बाहर चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, परंतु विरह की अग्नि उसे अंदर जला ही देती है, यानी कि ये भी सही है। और ये विरह की अग्नि क्यों है? विरह की अग्नि इसलिए है क्योंकि उसके पति जो वो परदेश गए हुए। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारे अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, और ये जो कारण है वो अभिकथन की एकदम सही व्याख्या भी है। ठीक है, तो अब हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे बच्चों इसमें से? वेरी गुड, हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर पहला वाला। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। ओके, वेल, आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर देखिए पांचवा, छठा है बेसिकली। जरे विरह ज्यों दीपक बाती, ध्यान से समझिएगा, ये कविता से ही लिया गया है कि जरे विरह ज्यों, एक सेकेंड, जरे विरह ज्यों दीपक बाती, इसमें अलंकार कौन सा है? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो कई बच्चे पहले तो ढूंढेंगे कि एक शब्द कौन सा आया, तो कई कहेंगे बा आया है, बा आया, चलो अनुप्रास आ गया। नहीं नहीं नहीं, अनुप्रास नहीं। ठीक है, अनुप्रास यहाँ पे नहीं है। इस पूरे का आप यहाँ पे अर्थ समझोगे तो यहाँ पे आप पाओगे कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है, क्या है? उपमा अलंकार है बेसिक। ओके, तो दोबारा देख लीजिए आप सभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पंक्तियों पंक्तियों के कवि तथा कविता का नाम, तो बारहमासा मलिक मोहम्मद जायसी। नायिका विरह में किसके समान हो गई थी? शंख के समान। और नागमती की विरह की दशा के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो तीसरा वाला। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख काव्य कृतियां क्या है? तो आप ये सभी देख ही सकते हैं। और अभिकथन कारण में हमारा पहला ठीक है, और इसमें आपका अलंकार जो वो उपमा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 15 मिनट में हमने 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 जो है वो आपका गद्यांश से लिया गया है। ठीक है, ये आपका गद्यांश से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आप इस गद्यांश को चाहो तो पढ़ सकते हो। वैसे ये जो गद्यांश है वो पारो संभव की जो कहानियां है उसके बारे में, कहानी नहीं बेसिकली जो प्रेम कहानी है पारो और संभव की, उसके बारे में। ठीक है, और वो गंगा घाट के टाइम, नहीं गंगा घाट की है क्या ये? नहीं नहीं नहीं, वो
हाँ, उन्हीं की है बेसिकली, ठीक है, याद रखें। लेकिन यहाँ पे जो वर्णन किया गया है, वो वर्णन किया गया है कि हर की पौड़ी पर हरिद्वार में किस शाम के टाइम पे क्या-क्या दृश्य होते हैं, ठीक है? और गोताखोर वगैरह जो होते थे उनके बारे में, ठीक है? अगर आप कभी हरिद्वार गए हो, तो आप इस चैप्टर से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है? चलिए, तो एक-एक करके क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि उपरोक्त पंक्तियों के लेखक तथा पाठ का नाम, पाठ नहीं बल्कि यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे होगा पाठ का नाम पहचान, ठीक है? तो आप सभी को पता है ये पाठ कौन सा है? पाठ का नाम है दूसरा देवदास और लेखक कौन है? तो लेखक है ममता कालिया जी, ठीक है? लेखिका है बेसिकली ये ममता कालिया, ओके? अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, तो सेकंड में हमसे पूछा गया है दूसरा देवदास कहानी में किस जगह के परिवेश को केंद्र में रखकर बनाया गया? दैट मीन्स ये दूसरा देवदास कहानी है, ये बेसिकली किस जगह के परिवेश को केंद्र में रख के बनाया गया है? गंगा घाट बनारस को, हर की पौड़ी हरिद्वार, काशी, हर की पौड़ी काशी। तो यहाँ पे आप सभी इस क्वेश्चन के आंसर को कीजिए, जिसको लगता है जो भी आंसर सही होगा, ठीक है? वेल यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? हर की पौड़ी हरिद्वार की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाओगे, ठीक। अब बात करते हैं गा पार्ट की। तो गा में पूछा गया है बेसिकली फिर से वही आ गया है कि कुछ कथन हमें दिए जाएंगे, उन पे विचार करना है, ठीक है। तो देखेंगे भाई, पहला कथन हमारे सामने है कि पारो स्वयं भी संभव के आकर्षण में बन चुकी थी। ऐसा नहीं था कि केवल संभव ही पारो को प्रेम करने लगा था, बल्कि पारो स्वयं भी संभव के आकर्षण में बन चुकी थी। पारो का मन भी संभव को केवल एक झलक देखने के लिए व्याकुल हो चुका था, ठीक है। वो भी केवल एक ही बार, कम से कम एक बार तो अपने प्रेमी को यानी कि संभव को देखना चाहती थी। गंगा देवी पर एक सेकेंड, हाँ, गंगा देवी पर लगी मनोकामना की गांठ का परिणाम संभव से मिलने के रूप में आया। अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो यहाँ पे क्या कहा गया है? गंगा देवी पर लगी मनोकामना की गांठ। लेकिन ये कहां पे थी? गंगा नहीं, बल्कि ये कौन सी देवी थी? मनसा देवी थी। क्या नाम है उनका? मनसा देवी, ठीक है, जो पाठ में बताया गया। मनोकामना पूरी होने से देवी पर आस्था और संभव के प्रति प्रेम और अधिक दृढ़ स्थायी होगी। यानी कि पादो ने ये जो मनसा देवी की वहां पे मनोकामना की गांठ बांधी थी, तो बेसिकली जब पूरी होती है, दोनों मिलते हैं, तो इन दोनों की देवी में और उनकी आस्था में, उनके प्रेम में और अधिक दृढ़ स्थायी हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमने क्या देखा बच्चों? यहाँ पे हमने देखा कि पहला राइट है, सेकंड राइट है, फोर्थ राइट है, बट थर्ड गलत है। यहाँ पे हम ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे जिसमें पहला, दूसरा और चौथा सही हो? बिल्कुल राइट, वेरी गुड, राइट आंसर दिया आप सभी ने। यहाँ पे चुनेंगे हम ऑप्शन नंबर थर्ड, पहला, दूसरा और चौथा। ओके बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा। प्रेम का प्रथम अंकुरण में किसके हृदय में उत्पन्न हुआ? अर्थात इस पाठ में प्रेम का जो प्रथम अंकुरण है वो किसके हृदय में उत्पन्न हुआ? सबसे पहले संभव के, पारो के, देवदास के, संभव और पारो दोनों के मन में, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो किताब है उसमें शुरुआत में चैप्टर में दिया गया है कि संभव और पारो दोनों के ही मन में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि पुजारियों के भराए गले से समवेत कौन सा स्वर नहीं उठता? तो पहले तो आपको मैं दिखाता हूं कि आंसर इसका कैसे मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए, पहले पुजारियों के भराए गले से समेत स्वर उठता है, जय गंगे माता कोई तुझको ध्याता सारे सुख पाता, जय गंगे माता, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, गंगा माता की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। अब जो हमारा ऑप्शन है उसमें देखते हैं, तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए सबसे पहले ही ऑप्शन में बात कर दी गई है जय अम्बे माता की। तो यहाँ पे जो स्वर नहीं उठता है वो कौन सा हो जाएगा? सिंपल सा जय अम्बे माता, ये स्वर नहीं उठता, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सा आंसर आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब देखिए पांचवा नहीं, छठा है कि गंगा पुत्र उस पर लपकता है कि पहले दोने की दीपक से उसके लंगोट में आग की लपट लग जाती है। यानी कि हमें क्या बताना है बेसिकली यहाँ पे? गंगा पुत्र किसे कहा गया है, ठीक है। तो गंगा पुत्र यहाँ पे हम समझेंगे बेसिकली किसे कहा गया है। तो आप यहाँ पे देखोगे गंगा पुत्र के बारे में, गोताखोर, नाविक, पुजारी या फिर संभव। तो संभव भी नहीं है, पुजारी भी नहीं है, नाविक और गोताखोर में हो सकता है, लेकिन नाविक तो नाव चलाएगा, वो ये कूदने का काम थोड़ी ना करेगा। तो यहाँ पे बचता कौन है? केवल और केवल गोताखोर। दैट मीन्स गंगा पुत्र की उपाधि के नाम से किसी पर किया गया है?
गोताखोर। तो ये भी हमारा पहला क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 20 मिनट में हमने बहुत अच्छे तरीके से 3 क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप चाहो तो इन सभी को दोबारा से रीड आउट कर सकते हो। मैं हर एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हर एक क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी ऑलरेडी मैं आपको समझा ही चुका हूँ। ओके बच्चों, वेल यहाँ पे आप देख लीजिए। अब जो क्वेश्चन है वो हमारा आएगा चैप्टर तो नहीं, मतलब आपके जो सेकंड बुक है अंतराल है बेसिकली। ठीक है, उससे है। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए, 5 मार्क्स। पहला क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। तो सूरदास की झोपड़ी कहानी में ये जो बात है वो कौन कहता है कि यदि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा होता। ये कथन किसका है? नायक राम, भैरव, जगधर या फिर सुभागी। तो ये जो कथन है बच्चों वो किसका है? आप सभी ने मिड टर्म में भी पढ़ा था, नायक राम। ओके, आगे क्वेश्चन में सेकंड दिया हुआ है कि बिस्कोहर पाठ के आधार पे गर्मी में आंखें आने पर, ठीक है, किसके कौन से पाठ? बिस्कोहर पाठ के आधार पे कि गर्मी में जब आंखें आ जाती थी तो किस फूल का उपयोग किया जाता था? गुलाब, भरभंडा, गेंदे का या फिर कमल के फूल का उपयोग किया जाता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका बच्चों? आप सभी को पता होगा कि गर्मी में आंखें आने पर बरबंडा नामक फूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके रस को आंखों पे लगाया जाता है। ओके, अब फिर से वही, हर एक में आपको एक या तो कथन वाला क्वेश्चन मिलेगा या तो एक अभिकथन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पढ़ेंगे। तो विस्कोहर की माटी पाठ में वर्णित फूलों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल ठीक। तो पहले दिया हुआ है कमल, तो बिल्कुल कमल का वर्णन किया गया है। कमल बेसिकली इसके बीज, ठंडल आदि खाए जाते हैं। पत्ता भोजन परोसने के भी काम आता है, कि कमल का फूल और पत्ते सभी काम के हैं। बिल्कुल राइट। सेकंड है कोइया, यह तालाबों गड्ढे में जल में खिलता है, यानी ये जो है कोइया जो है ये तालाब में गड्ढे में वहां पे खिलता है। ठीक है, तालाब में गड्ढों में जल में खिलता है। इसमें मीठी सी गंध आती रहती है। बिल्कुल राइट। तीसरा है हर श्रृंगार शरद ऋतु में खिलता है। ये जो हर श्रृंगार नामक फूल है ये केवल शरद ऋतु में खिलता है। सफेद रंग का खुशबूदार फूल होता है और ये फूल पूजा फूल भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी राइट है। अब आता है जूही, यह काले रंग का, बिल्कुल गलत। जूही जो है वो काले रंग का नहीं होता है, बल्कि ये जो है वो सफेद कलर का होता है। ठीक है, और इसे माला बनाने के लिए नहीं, इसे बेसिकली इससे जो महिलाएं होती हैं वो इसका गजरा बना के उपयोग करती हैं और इसे भगवान को चढ़ाया भी जाता है। ठीक है, केवल यहाँ पे माला बनाने की बात की गई तो माला नहीं, बल्कि माला भी बनाई जाती है, गजरा भी बनाया जाता है और बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो चौथा यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है? हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो। ठीक है, यानी कि कमल, कोया, ये राइट हो। तो देखेंगे यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा किसमें राइट है। हाँ, ये रहे, ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है ये राइट है। पहला, दूसरा और तीसरा ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर ये हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा गया है, मालवा पाठ के आधार पे बताइए कि लेखक ने डग डग रोटी पग पग नीर किस संदर्भ में कहा है। दैट मीन्स जो आपका चैप्टर है वो मालवा वाला, ठीक है, उजाड़ू सभ्यता वाला, तो उसके आधार पे बताना है कि लेखक ने ये जो कथन है, ये जो विशेषता है डग डग रोटी पग पग नीर, ये किसके संबंध में कहा है? यूरोप के बारे में, नदियों के बारे में, तालाबों के बारे में, मालवा की धरती के बारे में। ठीक है, तो डग डग रोटी पग पग नीर यानी कि हर जगह रोटी खाने को मिल जाती है, यानी कि हर जगह आपको अनाज मिल जाएगा, हर जगह आपको पानी मिल जाएगा। तो ये कहां पे मिलता है? मालवा की धरती पर, ऐसा बताएं। ठीक है बच्चों, आगे देखें। तो अब यहाँ पे आ गया हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है कि सूर्यदास के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो कथन दिया हुआ है, सूर्यदास से प्रतिशोध लेना चाहता था। दूसरा है, सूर्यदास में हार ना मानने की प्रवृत्ति थी। बिल्कुल राइट। तीसरा है, भैरव के ईर्ष्यालु स्वभाव से सूर्यदास बहुत ही परिचित था। और चौथा है, सूर्यदास कर्मशील व परोपकारी था। तो ये भी राइट। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो कथन गलत है सूरदास के बारे में? बिल्कुल राइट, जैसा कि मैंने आपको पहला नहीं बताया कि राइट नहीं है। यहाँ पे कौन सा है कथन गलत है? पहला वाला, सूरदास प्रतिशोध लेना चाहता था।
ये गलत है। ओके बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया अच्छे तरीके से। आप चाहें तो दोबारा से देख लीजिए, ये आपका जो किताब है अंतराल वाली उससे लिए गए, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को इजीली देख सकते हैं। वेल, यहाँ पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। मैंने आपसे बोला था आधे घंटे की बनेगी, लेकिन अराउंड ये हमने 25 मिनट में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसका बचेगा हमारा खंड नंबर 12, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा खंड नंबर 12 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो वर्णात्मक प्रश्न है ये हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन को बच्चों हम पार्ट नंबर 2 में करेंगे। इसमें करेंगे पार्ट नंबर 2 में, और पार्ट 2 का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप जरूर देखिएगा, ठीक है। गाइस एक चीज और, कि अगर आपको पार्ट 2 जल्दी से जल्दी चाहिए तो जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, ठीक है, उतनी जल्दी हम लेके आ जाएंगे। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा ये वीडियो अधिक बच्चों तक पहुंचेगी, और वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। वेल, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया है कि गद्यांश आपका 10 मार्क्स का आएगा, पहला वाला जो इसमें आपके 10 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है। और सेकंड वाला जो गद्यांश है ये सेकंड वाला काव्यांश है, 2 काव्यांश होंगे, लेकिन इसमें से आपको कोई एक करना है, ठीक है। और इसमें से 8-8 जो एमसीक्यू है वो आपसे हर एक में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट है। ओके, वेल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।